नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविलियंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे मॉडल आंसर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है मेंस का आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, उसी का हम लोग यहाँ पे मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक और सूचना यहाँ पे देना है कि सिविलियंस का फिर से एक मेंस आंसर राइटिंग का सेकेंड बैच यहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि आपका 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और जिसका टोटल कैपेसिटी होने जा रहा है वो 200 सीटों का होने जा रहा है। और इसमें जो भी फीचर्स होगा टेस्ट का वो बिल्कुल पहले टेस्ट के जैसा ही रहेगा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पहला टेस्ट था, टेस्ट सीरीज जो चल रहा था, उसमें कैपेसिटी पूरा भर गया था और इसके बावजूद आप लोगों की बहुत सारी इंक्वायरी भी आ रही थी। उन्हीं इंक्वायरीज सबको ध्यान में रखते हुए हमने दूसरा यहाँ पे बैच शुरू किया है, जो कि 20 नवंबर से शुरू होगा और इसका जो प्राइस होने जा रहा है वो आपका 3000 रुपीज़ होने जा रहा है, जिसमें आपका खोट्ठा और पेपर 3, 4, 5 और 6 का टोटल यहाँ पे 50 टेस्ट होगा। साथ ही यहाँ पे आपको मॉडल आंसर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही आपको ये भी गाइडलाइन मिलेगा कि आपको मेंस में लिखना कैसा है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे इससे पहले एनरोल नहीं हुए थे या भी जो यहाँ पे नए बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो नए बच्चे ये देख रहे हैं और जो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना जो मेंस की तैयारी है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए इसका डिटेल्स और इसके बाद आप लोग यहाँ पे 20 नवंबर से पहले आप लोग रजिस्टर कर आगे हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि हम लोग हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसी से हम लोग ले रहे हैं और उसका हम लोग यहाँ पे मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट का पैटर्न है। यहाँ पे आप लोग हमारा टेस्ट का ही एक क्वेश्चन है, जो कि आपका पेपर 3 का हुआ है और इसमें इतिहास और भूगोल का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न, जो कि जेपीएससी के अनुरूप है, जिसमें एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसमें भी ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग लेट ना करते हुए सीधा हम लोग आज का क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोग जेपीएससी के क्वेश्चन में जनरली देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी आया हुआ है ना। और साथ ही ये जैसे कि यहाँ पे गांधी जी की भूमिका की बात की गई है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है महात्मा गांधी और जन आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहली तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो यहाँ पे टॉपिक है इसमें और क्या क्या क्वेश्चन की संभावना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट होगा, है ना। तो इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन की संभावनाएं हैं हम लोग इस वीडियो में वो भी देखेंगे। साथ ही हम लोग इस टॉपिक का कुछ यहाँ पे, हालांकि हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आए हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, साथ इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग आंसर करेंगे। साथ ही हम लोग कुछ पार्ट यहाँ पे इस टॉपिक को रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों का क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो जब भी हम लोग
बात करें इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक टाइप है क्वेश्चन का, कैसे टाइप है हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई एक व्यक्ति है महात्मा गांधी, इसका इस आंदोलन में, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में इस व्यक्ति का क्या भूमिका रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन का डिमांड है ये है कि इतिहास जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, सॉरी एक मिनट, जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास का अध्ययन जो होता है वो एक तरह से इंसिडेंट्स या फिर कोई ऐसा मोड़ आया इतिहास में जिससे उसकी जो गति है या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ, इसी चीज को हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास में। अब हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे आज व्यक्ति है, इस जगह पे आपके पास यहाँ पे एक तरह से कोई घटना हो सकती है या फिर कोई नीति हो सकती है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक रोड में चलते हैं तो मान लीजिए कि एक रोड है जो कि घुमावदार है ना, तो यहाँ पे हर एक घुमाव पे एक मोड़ मिलता है जो कि आपका इस मोड़ का जो इस रोड का जो है डायरेक्शन चेंज करता है। तो इतिहास में भी हम लोग को इस घटना या नीति जिसकी वजह से इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आया या निर्णायक कोई कह सकते हैं निर्णय लिया गया जिसके वजह से यहाँ पे कोई झुकाव आया किसी एक पक्ष में, तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई घटना, कोई व्यक्ति या कोई नीति से इतिहास में क्या परिवर्तन आया है। अगर मान के चले ये इतिहास जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जाने पर अगर ये व्यक्ति यहाँ पे आता है तो इसकी क्या भूमिका रही जिसकी वजह से यहाँ पे एक मोड़ आया। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन का डिमांड जो होता है यही होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर क्या करेंगे और उस उत्तर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हम लोगों को क्या अप्रोच होना चाहिए, ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई एक व्यक्ति है या कोई इंसिडेंट है, यानी कि कोई घटना है या कोई नीति है ना, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले यह देखना होगा कि इससे पहले इसका क्या परिदृश्य था। इस क्वेश्चन के अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर बात करें तो इससे पहले क्या था कि स्वतंत्रता आंदोलन का क्या स्वरूप रहा। यानी कि गांधी जी के, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर गांधी जी की बात करें, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि गांधी जी के आगमन से पहले यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन का किस तरह का डायरेक्शन था या क्या स्वरूप था, फिर गांधी जी आते हैं, ठीक है, और गांधी जी के बाद जो आंदोलन का स्वरूप जो है उसमें क्या परिवर्तन आता है ना, क्या परिवर्तन आता है। हमारा क्वेश्चन का डिमांड यही है। अगर हम लोग एक परीक्षक के तरह से देखें कि आप क्या लिख रहे हैं कॉपी में, तो हम लोग मेनली ये देखेंगे कि इस इंसान से आने से पहले क्या था, इस इंसान का क्या प्रभाव पड़ा और क्या बदलाव आया। साथ ही अगर हम लोग जैसे कि 600 वर्ड का आंसर लिखना होता है तो हम लोग कुछ और चीजें यहां पे जोड़ सकते हैं कि गांधी जी जो यहाँ पे एक तरह से गांधी जी का उदय हुआ भारत के पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पे क्या ऐसी परिस्थितियां थी, है ना, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जो गांधी जी को वहां पे उदय करने में एक तरह से मदद की, ठीक है, और इसके साथ गांधी जी का जो प्रभाव हुआ आंदोलन में वो क्यों प्रभाव हुआ, यानी कि गांधी जी का अपना कुछ व्यक्तिगत मत रहा होगा, कोई दर्शन रहा होगा या उनका जो कुछ विचारधारा रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे उनकी विचारधारा को भी अध्ययन कर सकते हैं। तो बेसिकली
इस क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा डिमांड है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। गांधी जी से पहले का आंदोलन का स्वरूप, गांधी जी के बाद का आंदोलन का स्वरूप, और इसमें क्या परिवर्तन आया है, साथ ही गांधी जी जो उदय हुआ गांधी जी का भारतीय एक तरह से राजनीति में, उसकी क्या परिस्थितियां रही, क्यों उनको मददगार हुआ, वो परिस्थितियां क्या थी, और साथ ही गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी। इन सब चीजों का समग्र रूप से हम लोग यहाँ पे एक तरह से आंसर करेंगे, तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करेंगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर हम लोग इस चीज को तोड़ तोड़ के देख लेते हैं क्या यहाँ पे हम लोग का आंसर में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, देखिए हम यहाँ पे आपको पूरा आंसर नहीं बता रहे, हम लोग जो मॉडल आंसर है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलनी चाहिए जब इसको इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकेंगे। वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ, और एक बात, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में गांधी जी से रिलेटेड सारी चीजें बताई, उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि कोई नीति होती, मान लीजिए अगर हम बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही लिया जाए तो गांधी इरविन समझौता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर उसकी गहराई तक जाएं तो हम लोग देखते हैं कि वो एक ऐसा समझौता था जिसके बाद से हमारा ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जो राजनीति थी और एक तरह से ब्रिटिश का जो पल्ला था, कहा जाए तो वो बराबरी पे आया उस समझौते की वजह से। तो वो एक समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग का एक तरह से कह सकते हैं सिलेबस में वो टॉपिक है भी, और उस टॉपिक को भी पढ़ना है, हम लोग आगे उस टॉपिक को भी देखेंगे। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि खास करके कोई नीति या कोई घटना, जैसा कि गांधी इरविन समझौता की बात की मैंने, है ना, या फिर कभी कभी स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता आंदोलन, पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है, क्यों, है ना। तो या फिर कभी कभी कहा जाता है कि हिस्ट्री की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की नीति, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपका पर्टिकुलर नीति, घटना या व्यक्ति विशेष पे केंद्रित होता है और उसकी भूमिका की बात की जाती है। तो उन सभी में हम लोगों को लगभग हमारा जो प्रारूप होगा आंसर का वो इसी तरह का रखना है कि घटना या नीति या व्यक्ति, उससे पहले का इंसिडेंट, उससे पहले का क्या चल रहा है और उसके बाद का क्या चल रहा है ना। इन सब चीजों को हम लोग वहां पे क्वेश्चन में दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसी तरह का हमारा आंसर हो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों ने चीज देखा वो गांधी जी से पहले का, गांधी से पहले आंदोलन का स्वरूप, है ना। तो इसमें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और गहन रूप से चर्चा करें तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं आंदोलन का क्या कैसे चल रहा था। अगर हम इसको एक डायग्राम से दिखाएं तो गांधी जी का आगमन हम लोग जानते हैं लगभग 1915 में गांधी जी का आगमन हो चुका था। हालांकि उनका जो एक्टिव पॉलिटिक्स कैरियर जो था वो लगभग 1916-17 से शुरू हुआ है ना। तो इससे पहले क्या परिदृश्य था, तो हम लोग जानते हैं इससे पहले अगर हम लोग सबसे पहले अभी हम जैसे 1857 की क्रांति की बात की, तो वहां से हम लोग अगर देखा जाए, ठीक है, हम लोग मानते हैं, अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1857 की क्रांति जो थी वो आंदोलन की शुरुआत थी। उसके बाद की क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बाद जो आंदोलन चल रहे थे उसको हम लोग यहाँ पे दो रूप में देख सकते हैं, यानी कि एक संगठित वे में, संगठित आंदोलन, दूसरा जो था असंगठित आंदोलन। ठीक है, हम लोग इसी तरह से इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखिए मैं आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि हम लोगों को सोचना कैसे है। ये आंसर एग्जैक्टली यही आंसर नहीं होगा आपका, लेकिन आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन टैकल करना कैसे है। आप जब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में एक
रोड मैप बन जाना चाहिए कि हम लोग इस तरह से इसका जो है सोच रखेंगे, इस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको अपने शब्दों में वहां पे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं संगठित आंदोलन चल रहा था, एक असंगठित आंदोलन चल रहा था। संगठित कहने का मतलब है कि जहाँ पे प्रॉपर एक संस्था बनी थी, ठीक है, और प्रॉपरली लोग बैठते थे, अधिवेशन करते थे। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कांग्रेस जो है ना 1885 में कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में गठन हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि तब से ही संगठित आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। और असंगठित आंदोलन में हम लोग बहुत सारे आंदोलन देखते हैं 1857 के बाद, जैसे कि कुछ किसान विद्रोह हुए थे, है ना, या किसान आंदोलन कहेंगे, किसान आंदोलन। कुछ जनजातीय विद्रोह भी हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, असंगठित वे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे जमींदार से भड़क के विद्रोह भी हुआ था, तो उन सब चीज को भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी विद्रोह, अगर आपको उस समय एग्जाम के टाइम ऐसा कोई विद्रोह याद आता है, ठीक है, तो आप लोग इसकी चर्चा करेंगे, अन्यथा इन सब चीजों को यहाँ पे छोड़ देंगे। खास करके यहाँ पे हम लोग को जो बात करना है वो गांधी जी से पहले 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद का जो आंदोलन हो रहा था उस पर बात करना है, किसान आंदोलन पे बात करना है, और जनजातीय विद्रोह पे बात करना है। हालांकि आपको उत्तर लिखने के समय इतना कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है। देखिए, आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। यहाँ पे मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, और मोटे रूप में ये आपका एक तरह से सार बन के आएगा लास्ट में कि हम लोग का क्या प्रभाव पड़ा था। क्योंकि देखिए, गांधी जी से जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है गांधी जी से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का व्यक्तिगत एक तरह से गांधी जी का दर्शन क्या था भारतीय राजनीति में, गांधी जी का दर्शन किस तरह से सहायक रहा, ठीक है, या क्या बदलाव आया गांधी जी के दर्शन से। तो इन सब चीजों का हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, इन सब चीजों से उसका आंसर आएगा। इसलिए आप इन सब चीजों को ये नहीं समझेंगे कि इसी का आंसर है, बस इसको ये समझिए कि ये जो है एक तरह से हम लोग भूमिका यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संगठित आंदोलन जो है 1885 से कांग्रेस का शुरू हो गया था। कांग्रेस में भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो गुट में, एक गरम दल और एक नरम दल में डिवाइडेड था, ठीक है। ये चल रहा था आपका 1915 से पहले। अब हम लोग देखते हैं कि ये आंदोलन का क्या स्वरूप था। ये तो हम लोग देख लिए कि इस तरह का आंदोलन चल रहा था, लेकिन इन आंदोलनों का स्वरूप क्या था। तो हम लोग बात करें एक एक करके संगठित और असंगठित का, तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है, या कि संगठित आंदोलन में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का क्या था कि एक तरह से बोल सकते हैं कि, एक मिनट, कांग्रेस यहां पे अलग से देख ही लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस की राजनीति जो चल रही थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, या फिर कह सकते हैं किस तरह से चल रही थी। तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस का क्या क्या नीति था। सबसे पहले तो अधिवेशन, कहने का अर्थ है कि वो भारत के कई जगहों पे जा जाके बैठ बैठ के, है ना, मीटिंग करते थे। अधिवेशन का मतलब प्रॉपर एक तरह से है कि वो लोग मीटिंग करते थे। अब बात करते हैं अधिवेशन में होता कौन था। तो अधिवेशन में होता था, एक तरह से हम लोग बात करें तो समाज के जो वरिष्ठ लोग थे, जो एक तरह से उस समय के धनवान लोग थे, ठीक है, तो वही लोग यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते थे। क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो एक तरह से कह सकते हैं जो, एक सेकेंड, अरे यार शिट, कोई नहीं, ठीक है, कांग्रेस, उसका पहला नीति क्या था, अधिवेशन, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में जो भी व्यक्ति जाता था वो या तो बहुत कुलीन वर्ग का था, ठीक है, और या तो बहुत अमीर वर्ग का था, ठीक है। जो समाज के जो सबसे अगड़े लोग थे वही कांग्रेस को चला रहे थे, ठीक है, अगड़ा वर्ग, या कहें धनी वर्ग,
ठीक है। दूसरा, कांग्रेस का नीति क्या था? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसका नीति किस तरह का था? आलोचना करने का, प्रार्थना करने का और निंदा करने का। वही कहेंगे इसको, निंदा। ठीक है। तो कांग्रेस का नीति क्या था? आलोचना या प्रार्थना या फिर पत्राचार का नीति, है ना, इस तरह का नीति ये अपनाता था। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दिक्कत कहां पे आ रही थी। हम लोग जैसा जानते हैं यहाँ पे अमीर वर्ग, धनी वर्ग ही यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पे इसका जो जनाधार था वो सीमित था। ठीक है। और एक तरह से बोला जाए तो आलोचना प्रार्थना से क्या हो रहा था कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सर्वे सर्वा जो है वो ब्रिटिश ही है। ठीक है। हम लोग ब्रिटिश को ही सर्वे सर्वा मान के कदम से कदम नहीं मिलाते हुए, बल्कि उनके अधीनस्थ रहते हुए उनसे प्रार्थना आलोचना और आलोचना की नीति हम लोग यहां पे अपनाते थे। जनाधार सीमित होने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग बात करें पूरे भारत की, ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर हम मान के ये चलें कि कुछ परसेंट लोग, 1% लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं और जो सीमांत लोग हैं या तो किसान होंगे या मजदूर होंगे, ठीक है, या तो कोई गरीब व्यक्ति, तो उन लोगों का आंदोलन का यहाँ पे कहाँ भाग रहा? वो लोग तो एक तरह से यहाँ पे अछूते रह गए आंदोलन से। ये सब दिक्कत यहाँ पे आ रही थी। ठीक है। ये आपका संगठित आंदोलन का, कांग्रेस का ये जो नीति था, इसका यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि उनका क्या तरीका था और किस तरह के वो लोग नीति अपना रहे थे और उसपे क्या प्रभाव था। यानी कि यहाँ पे जनाधार सीमित था, है ना, यहाँ पे वो ब्रिटिश को ही सर्वे सर्वा मानते थे, है ना, और वो लोग एक तरह से डट के मुकाबला नहीं कर रहे थे बल्कि उनके अधीनस्थ रह के मुकाबला कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो असंगठित कह सकते हैं, असंगठित, उसमें भी एक और, सॉरी, एक चीज और छूट गया, गरम दल और नरम दल। हाँ, गरम दल और नरम दल। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1907 के आसपास, है ना, यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है जिसमें दो दल टूटकर सामने आता है, एक गरम दल एक नरम दल। इससे पहले मैंने बताया कि उनकी जो नीति थी वो आलोचना प्रार्थना की नीति थी, जिससे कुछ लोग वाकिफ नहीं रखते थे, वो लोग यहाँ पे निकल के गरम दल बना लिए, मतलब सॉरी, गरम दल क्या बनाएंगे, मतलब अलग हट गए और एक तरह से क्रांतिकारी नीति अपनाते थे। उन्हीं को यहाँ पे हम गरम दल कहते हैं। और जो व्यक्ति उसी विचारधारा के साथ कंटिन्यू किया उसको हम लोग यहाँ पे नरम दल में रखते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस में खुद ही एक तरह से फूट था, जिसके वजह से अगर कोई व्यक्ति आप पे भरोसा कर रहा है, आप देश की राजनीति चला रहे हैं, ठीक है, हम आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, या फिर हालांकि उस समय प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं थी, फिर भी एज एन एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि हम आपको अगर अपना प्रतिनिधि मानते हैं और आप ही अगर यहाँ पे अपने आप में संगठित नहीं रहते हैं, अपने आप में आप लोगों में विरोधाभास है, तो हमारी क्या विश्वास रह जाएगी आप पे। ठीक है। तो 1907 के बाद एक तरह से जनता का यहाँ पे भरोसा भी टूट गया था इन लोगों पर। गरम दल अपना अलग आंदोलन चला रहे थे, नरम दल अपना अलग आंदोलन चला रहा था। इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि गरम दल जो है कुछ ज्यादा ही गरम खून के थे, वो लोग क्रांतिकारी स्वभाव के थे, है ना, और क्रांतिकारी स्वभाव होने के कारण अंग्रेज इनका आसानी से दमन कर पा रहे थे, क्योंकि क्या करना है, गोली बारूद करना है, गोली बारूद चला देना है। अगर आपको कोई डंडा लेके पीटेगा तो आप बदले में डंडा लेके ही पीटिएगा, तो कुछ नहीं करना था। अगर ये गोली चला रहे थे, अंग्रेज के पास ज्यादा हथियार था, ज्यादा अच्छा सुविधा था, इन लोगों के पास तो कुछ था भी नहीं, ये लोग तो किसी तरह जुगाड़ करते थे, तो बस अटैक कर देते थे, दमन कर देते थे, आंदोलन खत्म। और नरम दल जो था वो उसी तरह चींटी की चाल चलता रहता था। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि संगठित जो आंदोलन चल रहा था वो चल तो रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार जो थी बहुत ही धीरे थी, और जो उससे अलग होकर गरम दल जो बना वो कुछ ज्यादा ही आक्रमणकारी बना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दमन हुआ, बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए। ठीक है। और कह सकते हैं कि उनका जो आंदोलन था वो एक तरह से बेकार जा रहा था, क्योंकि दमन हो जा रहा था। ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं कि असंगठित आंदोलन। असंगठित आंदोलन में हम लोगों ने जैसे देखा कि कुछ कृषक आंदोलन थे या फिर किसान आंदोलन, है ना। उसके बाद कुछ जनजातीय आंदोलन, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नील विद्रोह हुआ था, फिर मोपला आंदोलन था, ठीक है, कृषक आंदोलन में वहाबी आंदोलन एक तरह से कृषक आंदोलन था, ठीक है। जितने भी आपको उस समय याद आए वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जनजातीय आंदोलन तो हम लोग झारखंड के लोग हैं, हम लोग तो जनजातीय आंदोलन तो झारखंड अलग से हम लोग एक पूरा बुक पढ़ते हैं, तो इसके बारे में तो आपको क्या ही बताएं, है ना। इसमें आप लोगों को बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, है ना, उसके अलावा सॉरी ताना भगत आंदोलन तो बहुत बाद में आया, बिरसा आंदोलन को देख सकते हैं। फिर आपका संथाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, ठीक है। उसके बाद तिलका मांझी का विद्रोह, तो ये सब जनजातीय विद्रोह भी या फिर आंदोलन भी उस समय चल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे इसमें क्या दिक्कत थी। हम लोगों ने संगठित आंदोलन में तो देख लिया क्या दिक्कत थी या फिर क्या उसमें परेशानी आ रही थी। इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि जनजातीय आंदोलन में तो जनजाति लोग थे, यानी कि सीमांत लोग थे या फिर गरीब गुरबा जो लोग थे वो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, किसान आंदोलन में क्या दिक्कत आ रही थी। देखिए इन दोनों का कॉमन दिक्कत जो है, यह आंदोलन तो अच्छा चल रहा था लेकिन इन दोनों का एक कॉमन कह सकते हैं परेशानी थी। क्या परेशानी थी, सबसे पहले बात करें तो नेतृत्व। देखिए भारत जैसे विशाल देश में अगर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका नेतृत्वकर्ता। आपका एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो एक आवाज से पूरे के पूरे जनता को जागरूक कर दे। अगर हम लोग यहाँ पे जैसा कि हम लोग यहाँ पे झारखंड में देखते हैं, अभी अभी एक ऐसे नेता उभर कर आए हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी एक आवाज से पूरी की पूरी जनता उभर कर आ गई है, मतलब उभर कर आती है। युवाओं में उनके प्रति अलग एक जोश भरा हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा ना बात नहीं करूंगा यहाँ पे पॉलिटिक्स की, लेकिन कभी कभी बीच में बोल देना भी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर युवा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेतृत्व की बात करते हैं। कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी यहाँ पे कोई उभर के ही नहीं आया जो पूरे के पूरे जनता को एक साथ जोड़ सके। दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो था जनता का जुड़ाव, जनता का जुड़ाव या फिर कहें एकजुटता। कहने का अर्थ है फिर से वही, भारत देश हमारा, भारत महान, ठीक है। यहां पे अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, मान के चलिए हम लोग झारखंड में है ना, यहां पे अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो ये आंदोलन की बात कहां तक फैलेगी, बहुत ज्यादा हद तक फैलेगी तो थोड़ा बिहार में फैलेगी, थोड़ा छत्तीसगढ़ में फैलेगी, थोड़ा बहुत उड़ीसा में फैलेगी, थोड़ा बंगाल में फैल सकती है। इसके बाद कहां जाएगा बात, जबकि तब के जमाना में ना कोई कम्युनिकेशन था, ना कोई ऐसा साधन था जिससे हम लोग ये आंदोलन को हर जगह फैला सके। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग आपस में जुड़े हुए ही नहीं थे। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं 1857 का विद्रोह भी विफल होने का कारण यही था। लोग आंदोलन तो कर रहे थे, हर जगह से आंदोलन उभर के आया था, है ना, दिल्ली तक आंदोलन गया था, लेकिन क्या हुआ था बात, लोगों में जागरूकता तो थी लेकिन जुड़ाव नहीं था। वही बात यहां पे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन में भी बात आती है। दूसरा यह है कि सफल नेतृत्व नहीं होने के कारण या फिर आपस में जुड़ाव नहीं होने के कारण उन लोगों में क्या था कि स्ट्रेंथ की कमी थी। स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिश उन लोगों का दमन करने के लिए आते थे तो अगर आप एक बार में 50 आदमी आते हैं, ठीक है, 50 आदमी को आराम से यहाँ पे टैकल किया जा सकता है ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन यही अगर एक बार में 5,000 आदमी आता तो शायद थोड़ा मुश्किल आता, 50,000 आता तो और ज्यादा मुश्किल होता, है ना।
तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे गुट में आंदोलन होता था, तो आराम से दमन हो जाता था। ठीक है, तो ये जो है ये सारी परेशानियां थी महात्मा गांधी के आने से पहले। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते थे, एक पॉइंट और है कि ना कभी कांग्रेस, उस वक्त कांग्रेस ने कभी ये जिज्ञासा दिखाई कि हम लोग गांव गांव तक जाएं, गांव गांव को जोड़ें, है ना। और ना कभी कोई जनजातीय आंदोलन में किसी ने ये सोचा कि हम लोग इस आंदोलन को बाहर भी फैलाएं, क्योंकि इसका रीजन भी था, क्योंकि जनजातीय आंदोलन जो होता था वो एक तरह से असंतोष के कारण आंदोलन होता था, या फिर कहें किसान आंदोलन जो होता था वो एक तरह से असंतोष का प्रभाव था। उस समय ऐसा कोई कॉमन मोटो नहीं था। बात करें उस समय ना राष्ट्र था और ना राष्ट्र की भावना, अगर एक लाइन में बात करें तो उस समय ना कोई राष्ट्र था और ना कोई राष्ट्र की भावना। इसीलिए हम लोग ये सब गांधी जी से पहले ये सब हम लोग देखते हैं। हालांकि राष्ट्रीयता की भावना थोड़ी बहुत जागरूक हुई थी, लेकिन वो सिर्फ पढ़े लिखे और धनी वर्ग में जागरूक हुई थी। जो भारत के किसान थे, जो अनपढ़ लोग थे या गरीब मजदूर थे, उन लोगों में खाने पीने को कुछ नहीं था, तो वहां पे राष्ट्रीयता की बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हो गया गांधी जी से पहले की बात। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे गांधी जी के आगमन की बात। शुरुआत करते हैं गांधी जी से, थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक दे देते हैं। गांधी जी जो कि 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे, है ना, गुजरात। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था, एक कह सकते हैं एक सफल या फिर बड़े घर में हुआ था। पिताजी इनके जो दीवान थे, राजा का जो दीवान होता है ना, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हिसाब किताब सब कुछ देखता है। इसके साथ साथ इनकी माता जी जो थी वो एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उनके कुछ कृत्य में ऐसा गांधी जी के अपने कुछ लिटरेचर्स में ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने माता जी से बहुत सारा धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी माता जो थी पुतलीबाई, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और एक तरह से घर गृहस्थी संभालती थी, तो धार्मिक प्रवृत्ति। साथ ही ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कि इनके पिताजी का शौक था धार्मिक चीज़ों में एक तरह से डिबेट करने का। तो वो बहुत सारे धर्म के लोगों के साथ बैठते थे, उठते बैठते थे और धर्म के मामले में बहुत सारा डिबेट करते थे। और ये डिबेट, है ना, ये डिबेट जो है अल्टीमेटली गांधी जी का, कह सकते हैं कि गांधी जी पे इसका एक प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ये डिबेट सुनते थे, अपने पिताजी की बातों को सुनते थे। इधर माता जी के एक तरह से विचारों का भी यहाँ पे समावेशन हुआ था। तो गांधी जी का एक व्यक्तित्व ऐसा बन गया था जो आपका धार्मिक प्रवृत्ति का था। यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति का कहने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि पूजा पाठ ये वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं। धर्म उस समय या फिर अभी भी धर्म का अर्थ है कि अपना सच्चाई, जैसा कि उन्होंने, गांधी जी ने एक बुक भी लिखी है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे उस बुक को, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे इन चीज़ों का यहाँ पे बयान किया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों का उन पे प्रभाव पड़ा था, जो कि हम लोग उनके विचारों, उनके कह सकते हैं जो थॉट प्रोसेस है या फिर दर्शन है, उसमें हम लोग इसका प्रभाव देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जब बड़े हुए, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी बहुत छोटे में ही। बड़े भाई जो थे वो उनको किसी तरह पढ़ाने के लिए लंदन भेजते हैं, बैरिस्टर बनने के लिए। उस समय बैरिस्टर की पढ़ाई बहुत महंगी थी, तो बहुत सारा लोन वोन लेके उनको पढ़ने के लिए लंदन भेजते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक लड़का जो कि ऐसे फैमिली से है जिसका एक बहुत अच्छा कह सकते हैं बैकग्राउंड था, बीच में गड़बड़ हुआ और अब किसी तरह उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। वो लड़का बैरिस्टर बन के आता है इंडिया। बैरिस्टर बनने के बाद उनका, कहते हैं कि उनकी बोली में उतना दम नहीं था या फिर उनकी जो वकालत थी वो उतनी मतलब कारगर सिद्ध नहीं हुई, जिससे उनको खूब निराशा भी होती थी। और इसके बाद क्या होता है कि उनको बहुत सारा ताना भी सुनने को मिलता है। बीच में क्या होता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है दक्षिण अफ्रीका में, है ना। दक्षिण अफ्रीका में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है
जहां पे एक कंपनी का जो कुछ मैटर था उसको वो देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और यहीं पे एक ट्रेन दुर्घटना होती है। ट्रेन दुर्घटना करने का अर्थ है कि कोई ट्रेन, मतलब एक्सीडेंट नहीं, मतलब ट्रेन में दुर्घटना, सॉरी घटना होती है, सॉरी दुर्घटना मैंने बोल दिया, कि उनको, वो चूंकि वो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, कोट टाई पैंट पहन के वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, और उसी बीच क्या होता है कि उनको रंग भेद वहां पे चल रहा था। गोरे लोग जो थे वो इंडियन को देखते ही वहां पे रंग भेद की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं कहते हैं कि उनको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। अब कोई ऐसा देश उपनिवेश जहां पे गोरे का शासन हो, और वहां पे एक व्यक्ति जो कि इंडिया से हो, ठीक है, काला रंग का हो, और वो फर्स्ट क्लास में बैठे, उनके साथ बैठे, तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि इनको धक्के मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये जो इंसिडेंट था, कह सकते हैं जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात किया कि कोई नीति, कोई इंसिडेंट या फिर कोई व्यक्ति विशेष जो है हिस्ट्री के डायरेक्शन को चेंज करता है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर से कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति चुपचाप अपना पढ़ाई करता है ना, लंदन में पढ़ाई करता है, बैरिस्टर बनता है, इंडिया आता है, इंडिया से फिर दक्षिण अफ्रीका जाता है। उसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। यहां पे क्या होता है कि उसकी एक मानसिकता या फिर मानसिक चेतना जागती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत किया, अगर मैं सब कुछ सही हूं फिर भी मुझे यहां से भगाया जा रहा है, इसका मतलब मेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं है। और यही दर्शन लेके या यही मानसिकता लेके, जिसको आत्मा की स्वतंत्रता कहते हैं, अध्यात्म, यानी कि अध्यात्म में इसको कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता। आत्मा मेरी स्वतंत्र नहीं है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता। हालांकि ये बहुत अपने आप में एक बहुत विस्तृत चैप्टर है जो कि फिलॉसफी का है, अध्यात्म, जिसमें आत्मा की स्वतंत्रता जो है एक टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको छोटा संक्षिप्त में बता देता हूं कि मेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं है, कहने का मतलब है कि मैं ऐसा जीवन जी के क्या करूं जिसमें मैं खुद से अपना कुछ भी नहीं कर सकता, छोटा मोटा सार समझ लीजिए। तो यहां पे ये वाला जो धक्का लगा गांधी जी को, ये इंसिडेंट जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुआ गांधी जी के जीवन में, साथ ही साथ भारतीय राजनीति में। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। बस हम लोग ये समझेंगे कि इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी का और भारतीय राजनीति का किस्मत चमका, ठीक है। कैसे ये इंसिडेंट इतना मजबूत हुआ या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको जैसे कि टॉपिक जेपीएससी के सिलेबस में गांधी टॉपिक लिखा हुआ है, तो आपको कह सकता है गांधी जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ, या फिर गांधी जी के जीवन में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के घटना के संदर्भ में उनके जीवन में क्या बदलाव आया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उस समय फिर इस घटना के आधार पे, ठीक है, इस घटना को बीच में रखते हुए इनसे पहले की घटना और इसके बाद की घटना पे आपको वहां पे लिखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये घटना के बाद गांधी जी जो है जागरूक हुए भारतीय पॉलिटिक्स में आने के लिए, भारतीय पॉलिटिक्स को एक नया नायक मिला, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके बाद का कहानी। दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ वो तो हम लोग जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉरी हाँ, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि गांधी के बाद, गांधी के आगमन के बाद आंदोलन का स्वरूप। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं गांधी जी के बाद जब गांधी जी भारत आए तो एक विचारधारा लेके आए थे, साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका में ऑलरेडी एक
जननायक के रूप में साबित हो चुके थे। ठीक है, और इसकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं खुशबू भारत और ब्रिटिश को मिल चुकी थी। ब्रिटिश को भी पता था और भारतीय लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज से अवगत थे कि गांधी जी का उदय हो चुका है, गांधी नाम का एक व्यक्ति भारतीय राजनीति में आने के लिए तैयार है। लेकिन गांधी जी जो थे वो ये नहीं मानते थे कि हम अभी फुल्ली रेडी हैं। जब वो आए 1915 में, तो वो जिस हिसाब से उनका वेशभूषा है ना, कोट पैंट टाई वाला व्यक्ति, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक अमीर घर का व्यक्ति, एक बैरिस्टर, ठीक है, वो जब भारतीय राजनीति में आता है तो वो देखता है कि ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने बहुत कुछ जान लिया था, महसूस कर लिया था। फिर भी जब वो भारतीय राजनीति में आता है तो उसको सबसे पहला ये चीज लगता है कि भारतीय राजनीति में या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कमी क्या क्या है। तो उनको यह एहसास था कि जब तक लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना नहीं होगी, जब तक लोग अपने घरों से निकल के एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं आएंगे, तब तक हमारा राष्ट्र आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाएगा। और इसी भावना के साथ, इसी मोटिव के साथ गांधी जी ने 1915 से लेकर लगभग 2 साल भारत के कोने कोने में जाके भ्रमण किया, ट्रेनों में, है ना, बैलगाड़ियों में, जो जो कम्युनिकेशन का सुविधा मिला, गांधी जी हर जगह गए। ठीक है, उसके साथ उन्होंने अपना कुछ कार्यक्रम, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गांधी जी का क्या क्या देख सकते हैं क्या रणनीति थी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक वर्ड में कहेंगे कि उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रमों द्वारा या फिर जो भी उनकी रणनीति थी उसके साथ हर घर में, कह सकते हैं भारत के हर घर में जाके आंदोलन की दीपक जलाई और लोगों को एकजुट किया। साथ ही उन्होंने अपना वेशभूषा चेंज किया। सबसे पहले तो देखो, ये तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिसको जागरूक करने जा रहे हो, अगर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपके जैसा बनना होगा, यानी कि मुझे पहले एक स्टूडेंट बनना होगा, पहले चीजों को समझना होगा, सीखना होगा, तब मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, अगर आपको ये चीज लगेगा ही नहीं कि ये मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो मुझे पढ़ा रहा है, तब तक आप मेरे से पढ़ेंगे नहीं। उसी तरह गांधी जी को ये लगा कि जब तक भारत में मैं एक नॉर्मल इंसान के जैसा प्रेजेंट नहीं करूंगा खुद को, तब तक भारत के लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे। ऐसा हम लोग आज की राजनीति में भी देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सीएम जो है, बहुत ही फेमस सीएम है, जिन्होंने अभी उनका तो सत्ता छिन गया है, केंद्र के सीएम थे कभी, है ना, उनका जो पहनावा देखते होंगे आप लोग, बिल्कुल आम आदमी के जैसा। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उनका पहनावा, या कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर कुछ भी, वो जब भी पब्लिक में आते थे, उनका जो वेशभूषा था वो आम पब्लिक की तरह था। कहने का मतलब है कि मैं आपके जैसा ही हूं, आपने मुझे चुना है और मैं आपके जैसा हूं, मैं ही आपका भलाई करूंगा। ठीक है, तो आम आदमी की तरह दिखना, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ इंडिकेट कर रहा हूं। तो गांधी जी के टाइम पे, गांधी जी के जो मानसिकता थी वहां पे भी था कि मुझे आम आदमी की तरह दिखना है। ठीक है, आम आदमी जब तक मुझसे जुड़े, जब तक मैं आम आदमी की तरह नहीं दिखूंगा, तब तक आम आदमी मेरे से जुड़ाव नहीं होगा। ठीक है, ये रणनीति उन्होंने अपनाई। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम अपनाए जिससे गांव के लोग, घर के लोग सब कुछ आपस में जुड़े। उस समय का सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या फिर बहुत ही कह सकते हैं कि कुरीति थी छुआछूत की जो प्रथा थी, है ना, ऊंच नीच, गरीब अमीर वाला जो पैटर्न था, तो वो सब जो है, वो सब गांव घरों में बहुत ज्यादा हावी था। तो गांधी जी ने ये किया कि सबको एक धारा में लेके आए, सब जो एक तरह से छुआछूत की जो एक प्रथा थी उसको बहुत हद तक उन्होंने कम करवाया। ठीक है, और उन्होंने जहां तक हो सके कोशिश किया कि ऊंच नीच का ज्यादा भेदभाव ना रहे, सब आए और एकजुट होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाएं। तो ये था गांधी जी का एक तरह से यहाँ पे प्रभाव।
और इसके बाद जो है आंदोलन एक एक करके शुरू होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन, उसके बाद फिर हम लोग बात करें तो खेड़ा, है ना, उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल, ठीक है, यहाँ पे आंदोलन होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है, ठीक है। इन सब आंदोलन में कहीं ना कहीं हम लोग को गांधी जी की यही मानसिकता दिखती है, ठीक है, कि उनको किसी तरह का, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो असंगठित आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी प्रभाव था, या फिर बहुत ज़्यादा ही एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह जो था वो बहुत ज़्यादा अहिंसक था। तो यहाँ पे उन्होंने हिंसक था तो यहाँ पे अहिंसा पे बल दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने कांग्रेस के टाइम पे बताया कि कांग्रेस में क्या दिक्कत आ रही थी, तो गांधी जी ने उसको भी दूर कर दिया एक तरह से। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जी जो है वो ब्रिटिश के पीछे नहीं पड़े थे। गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के पीछे पड़े थे। कैसे? तो उन्होंने स्वदेशी नीति अपनाने को कहा। स्वदेशी नीति अपनाने से क्या होगा, उनका पूरा साम्राज्य पे इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने जितना सरकारी अस्पताल, सरकारी वकील, सरकारी स्कूल, उन लोगों को छोड़ने के लिए एक बात कही। तो इसके अलावा उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, सॉरी नमक जो हम लोगों ने बनाया था उस वक्त 1930 के आसपास, तो वहां पे क्या किया, एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने चैलेंज किया। तो उनका सीधा साधा मतलब था कि मुझे सिर्फ स्वतंत्रता नहीं चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे एक बात, मतलब एक लाइन में कहें तो मुझे आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए। मुझे ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता चाहिए, सिर्फ ब्रिटिश से स्वतंत्रता नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ स्वशासन, सॉरी प्रशासन में हमें अपना मतलब खुद का वो नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा स्वतंत्रता चाहिए। तो ये था भारत में आंदोलन का एक तरह से स्वरूप, जब ब्रिटिश गांधी जी जब भारतीय पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद ये यहाँ पे चेंज हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ लास्ट में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी जब आए तो उनका यहाँ पे उदय होने का क्या क्या कारण था, वही सब है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं उदय, गांधी के उदय का कारण। इसमें हम लोग 3-4 चीज देखेंगे। सबसे पहला जो कारण था वो था राजनीतिक, जो हम लोग देखेंगे गांधी के उदय का कारण में सबसे पहला है राजनीतिक शून्य, कह सकते हैं राजनीतिक शून्य। राजनीतिक शून्य कहने का अर्थ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस जो है वो जन आंदोलन लाने में सफल नहीं हो पा रही थी। वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, अमीरों का कह सकते हैं एक दल था, ठीक है। और लोग जो है उन पे विश्वास कम करने लगे थे। जब गरम दल और नरम दल में जैसे ही वो लोग डिवाइड हुए, उन लोगों की विचारधारा बदली, उन लोगों में आपस में ही अनबन हो रहा था, तो उस समय लोगों का उन पे विश्वास कम हो रहा था। साथ ही उन लोग जो है जन आंदोलन लाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, लोगों को एकजुट होने में सफल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न होती है। राजनीतिक शून्य उत्पन्न होने का कहने का अर्थ है कि कोई एक ऐसा नायक उन लोगों के सामने नहीं था जिसको देख के लोग आक्रोशित हो, या फिर जिसको देख के लोग एक तरह से उत्तेजित हो। तो यहाँ पे राजनीतिक शून्य की स्थिति थी। इसका जो है कह सकते हैं कि गांधी जी ने आके इसको भर दिया एक जननायक के रूप में, ठीक है, एक नेता के रूप में। इसने इस राजनीतिक शून्य को एक तरह से खत्म किया। दूसरा जो है कारण है वो है दक्षिण अफ्रीका में जो इनको सक्सेस मिला था। दक्षिण अफ्रीका में जो सक्सेस इनको मिला था, अपनी जो अहिंसा, सत्याग्रह है ना, ये सब जो नीति थी, इनके वजह से जो सत्याग्रह मिला,
या सॉरी, इनके वजह से जो इनको सक्सेस मिला, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो बिना कोई हथियार के, बिना कोई पीछे खड़े बैकअप सपोर्ट के, है ना, एक अकेला साम्राज्य के मतलब नाक में दम कर देता है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो हालत किया है ब्रिटिश का, ब्रिटिश उनको जितना परेशान उन्होंने इंडिया में नहीं किया, उससे ज्यादा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, क्योंकि वो शुरुआती दौर था, उनको ब्रिटिश हल्के में ले रहे थे पहले पहले। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया, इससे एक प्रभाव, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इसका एक सुगंध आ चुका था भारत में। भारत के जितने पॉलिटिशियन थे, भारत के जितने किसान वर्ग के लोग थे, या भारत के जो भी लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ये लग गया था कि ये व्यक्ति ही हमारा उद्धार करेगा। तो ऐसे में उनका एक, कह सकते हैं कि पहले से ही एक प्रभाव था लोगों में, तो ये बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया कि ऐसे में उनका उदय जो है आराम से हो गया। ठीक है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर जो घटना थी, उसमें भारत के लोगों को भी एक तरह से सैनिक के रूप में यूज किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, है ना। वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो जब सैनिक वापस अपने अपने घर लौटते हैं, हम लोग को पता है कि बहुत सारा दावा किया गया था, बहुत सारा वादा किया गया था, है ना, बहुत सारी आशाएं दी गई थी कि हम लोग जब वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप ये सब पढ़ते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। तो यहां पे एक आक्रोश था, एक रोष था लोगों में कि हम लोगों ने अपने जान पे खेलकर ब्रिटिश का हेल्प किया और उन्होंने हमें एक तरह से धोखा दिया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के कोने कोने में ये फैल चुका था आक्रोश। अब जरूरी ये था कि उन लोगों को एक चिंगारी मिले। आग तो अंदर लगी हुई थी, लेकिन अब जरूरी था कि एक चिंगारी मिले, एक नेतृत्वकर्ता मिले, और एक एक कह सकते हैं कि एक पीछे से पुश मिले कि हम लोगों को यहाँ पे अब आगे बढ़ना है, आंदोलन कर जाना है। तो यहाँ पे ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है। उन लोगों ने जैसे सैनिक थे वो लोग देखे वर्ल्ड वार में क्या स्थिति थी ब्रिटिश की, है ना। तो ये सब चीज जो है गांधी जी के उदय के कारणों में हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी का रणनीति। ठीक है। गांधी जी की विचारधारा या कहें रणनीति। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनकी विचारधारा या फिर इनकी जो रणनीति थी। सबसे पहला जो था वो था सत्याग्रह। ठीक है। और दूसरा था अहिंसा। इसके अलावा था स्वराज की परिकल्पना। और चौथा जो था इनका, कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध या फिर साम्राज्यवाद का विरोध। हालांकि इन सब चीजों को हमने देखा है, यहाँ पे हम लोग एक जगह पे हम लोग देख लेते हैं इनकी क्या विचारधारा थी, रणनीति थी। और आखिरी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो लोगों को एकजुट होने में हेल्प किया, उसमें आता है कह सकते हैं समन्वयवाद। यानी कि न्यास का सिद्धांत। न्यास का सिद्धांत। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके ये सब क्या है ना। तो सबसे पहले
सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी के आंदोलन का एक प्रमुख हथियार के रूप में उभरा। सत्याग्रह में इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि हम पर कोई किसी तरह का आक्रमण कर रहा है या हमें कोई कष्ट दे रहा है, तो हम उस पर घृणा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे या पलट के वार नहीं करेंगे। एक फेमस कोट होगा या फिर डायलॉग है, आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी देखा है कि गांधी जी कहते थे, अगर मेरे को एक गाल पे एक थप्पड़ पड़ेगा तो मैं दूसरा गाल भी आपको दे दूंगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि सत्याग्रह को अगर हम लोग ऐसे देखें कि सत्य जो है उसके लिए आग्रह, हम दोषी के लिए कोई घृणा नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ये कामना करेंगे कि वो चेंज हो जाए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो नीति थी वो इसमें थोड़ा बहुत झलकती है, ठीक है। हालांकि ये कांग्रेस की नीति से बहुत अलग थी। इसमें गांधी जी ये चाहते थे कि ब्रिटिश से कोई घृणा ना करे, बल्कि ब्रिटिश को मौका दे कि आप अपना जो नीति है वो बदले, हम आपका विरोध करेंगे, हम डट के खड़ा रहेंगे, हम आपके विरोध में खड़े रहेंगे, लेकिन हम आप पे वार नहीं करेंगे, हम बस आग्रह करेंगे, ठीक है। हम ना पीछे हटेंगे और ना ही आप पे वार करेंगे, आपको मौका देंगे कि आप इस चीज को ठीक करें और अपने आप को सुधारें, ठीक है। दूसरे में हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि अहिंसा, ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के लोगों को जोड़ने में बहुत हेल्प किया। देखिए कैसे, अगर हम इस चीज को अलग से हम लोग देखेंगे अहिंसा को, तो ऐसा भी तो था कि बहुत सारे वर्ग जो थे वो डरते थे कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत ही कड़ा दमन की नीति अपनाते थे। वो लोग जैसे कि हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुने हैं, तो इस तरह में क्या होता था कि अंग्रेज जो है दमन की जो नीति अपनाते थे उसमें वो लोग सीधा गोली बंदूक करते थे, ठीक है। तो कोई अपना जान, एक तरह से जो अमीर वर्ग के लोग थे या फिर जो प्रतिष्ठित लोग थे वो लोग अपना जान तो ऐसे नहीं गवाएगा ना, घर से भी एक प्रेशर होता है। आज हमारे टाइम पे भी ऐसा होता है कि हम लोगों को झगड़े से दूर रखा जाता है, बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कुछ हो जाएगा, गोली मार देगा या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो इस तरह की बातें होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अहिंसा, तो अहिंसा के वजह से भारत के लोग जो है इसमें अच्छे से जुड़ पाए। बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिनको एक तरह से इनसिक्योरिटी थी कि दमन हो जाएगा या फिर जेल में डाल देंगे। इस तरह में क्या होता था कि वो अगर अहिंसा को अपनाते हैं तो वो सामने वाला भी, तो अगर आप सामने वाले को लाठी नहीं मारिएगा तो सामने वाला भी आपको लाठी थोड़ी ना मारेगा। तो ये जो रणनीति थी, ये जो विचारधारा थी, ये लोगों को और एक तरह से मास में गैदर किया और भारतीय आंदोलन को और ज्यादा बृहद स्वरूप दिया। साथ ही हम लोग देखते हैं कि अहिंसा की वजह से जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरह से कह सकते हैं महिलाओं का भी जुड़ा हुआ, क्योंकि हिंसा में महिलाएं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखा पा रही थी। अगर आप कहेंगे कि कुछ लोग थे, कुछ के नाम आते हैं जो हिंसक आंदोलन में शहीद भी हुई है, जेल भी गई हैं, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज में था। तो अहिंसा एक ऐसा हथियार था जिसके वजह से भारत के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हो पाए थे, जिसके वजह से जो है भारत का जो जनाधार था या फिर आंदोलन का जो जनाधार था वो एक तरह से वृहद रूप लिया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्वराज की परिकल्पना। कहने का अर्थ है कि गांधी जी की जो स्वराज की परिकल्पना थी वो बाकी जो भी नेता थे या बाकी जो भी आंदोलन चल रहा था उससे बहुत अलग थी। कहने का अर्थ है कि जब गांधी जी स्वराज की परिकल्पना कर रहे थे तो उनका जो, जैसे कि पहले मैंने भी बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते थे, या ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे सिर्फ क्या कहते हैं नेता बना दो या फिर हमें शासन दे दो। नहीं, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले बताया था आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए। आत्मा की स्वतंत्रता की बात करते थे, वैचारिक स्वतंत्रता की बात करते थे, अगर मूल रूप से कहा जाए तो वो, जैसा कि आज के हमारे संविधान में जिस तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है,
वो उस तरह की स्वतंत्र की बात करते थे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, बहुत बार कांग्रेस भी इस चीज़ को लेके मान गए थे, ठीक है। और या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, क्योंकि ब्रिटिश तो यही चाहते थे कि उनको धीरे धीरे राजनीति में हिस्सेदारी मिले, प्रशासन में हिस्सेदारी मिले, ठीक है, और मिल बांट के हम लोग शासन करते रहें, इन लोगों को थोड़ा बहुत शासन दे दे और हम लोग ऊपर से मलाई मारते रहें। यही नीति थी उन लोगों की। लेकिन गांधी जी की जो स्वराज की परिकल्पना थी वो औरों से अलग होते हुए इस तरह से थी कि आत्मा की स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, वैचारिक स्वतंत्रता हो, सभी चीज की उसमें स्वतंत्रता शामिल थी। आगे हम लोग देखते हैं कि एक मिनट, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी का एक बुक है हिंद स्वराज कह के, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं या फिर आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कभी, तो उन्होंने पश्चिमी सभ्यता यानी कि जो ब्रिटिश सभ्यता थी उनका खुलकर आलोचना किया है। गांधी जी के आंदोलन में भी हम लोग देखते हैं कि विदेशी वस्तुओं को जला दो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ देखा कि सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना है, वकीलों को नहीं लेना है ना, सरकारी वकीलों से दूर रहना है, ठीक है। और जितने भी सरकारी पद थे उन पे उन्होंने कई बार ऐसा हुआ था इस्तीफा दिलवा दिया था। उन्होंने खुद अपना जो उपाधि था, है ना, केसरी, वो उन्होंने त्याग दिया था। तो आप ये चीज समझिए कि अगर आप अपनी उपाधि जो कि आपको ब्रिटिश क्राउन की तरफ से मिली है, अगर वो आप त्याग कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, आप पश्चिमी सभ्यता को चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आप उस साम्राज्यवाद को चोट पहुंचा रहे हैं। तो गांधी जी की जो नीति थी वो सिर्फ ब्रिटिश के प्रति नहीं थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति थी। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ पश्चिमीवाद, जो पश्चिमी सभ्यता थी, उनके प्रति ये नीति थी। गांधी जी ने अपना चरखा की नीति अपनाई, खुद सूत काटते थे, खुद कपड़ा बिनते थे और लोगों से को भी आग्रह करते थे कि आप लोग खुद जो है ये चीज अपनाइए। वो ग्राम सभा की बात करते थे। वो उस समय का इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में, उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उसके जगह पे उन्होंने एक न्यू मॉडर्नाइजेशन का थ्योरी दिया था, जिसमें कुटीर उद्योग, ठीक है, एक तरह से खुद से अपना सारा सामान बनाना है, विदेशी वस्तुओं को त्याग करना है। तो इस तरह का उन्होंने जो है नीति अपनाई थी। अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक है जो आपको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुई, सभी वर्गों की जो शामिल हुए इसमें, उसमें ये जो नीति थी ये काफी ज्यादा सिद्ध मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें हेल्प हुआ। एक मिनट, समन्वयवाद यानी कि न्यास का सिद्धांत, इसको कह सकते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी इसका क्या मतलब है? देखिए, गांधी जी ने जब देश विदेश भ्रमण करके भारत आए तो उन्होंने देखा कि कुछ अमीर वर्ग हैं, कुछ गरीब वर्ग हैं। अमीर वर्ग तो अपने किसी तरह जीवन यापन कर ले रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो उन लोगों को खाने पीने का जब सुविधा था ही नहीं, तो वो लोग आंदोलन में किस तरह से भाग लेंगे? आप समझ रहे हैं कि जिसको खाने पीने के लाले पड़े हैं तो वो आंदोलन में क्या भाग लेंगे? आज के डेट पे भी हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है वो कहीं ना कहीं उसी सोच में हमेशा डूबा रहता है कि मैं कल क्या खाऊंगा, कल क्या कमाऊंगा। तो ऐसे में आंदोलन को बड़ा करना या पूरे पूरे समाज को आंदोलन में घुसाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रस्टीशिप थ्योरी दिया या फिर समन्वयवाद का जो कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है, जिसको न्यास का सिद्धांत कहते हैं कि आप ट्रस्टीशिप अपनाइए। ट्रस्टीशिप कहने का अर्थ है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा कमा रहे हैं, कमाइए, कमाने पे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना एक हिस्सा ऐसे लोगों को दीजिए जो उस चीज को जरूरतमंद है ना। आप एक हिस्सा जो है समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों को दान के रूप में दीजिए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का भी अधिकार है जीवन यापन करने का। और इसके पीछे गांधी जी का जो हिडन एजेंडा था कि उन लोगों को अगर खाने पीने को मिलेगा,
सब कुछ वो लोग परिपूर्ण रहेंगे तभी वो आंदोलन में भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है, इससे गरीबी और अमीरी का एक तरह से जो गैप था, जिसके वजह से आंदोलन में सहभागिता की कमी हो रही थी, यहाँ से उनको यहाँ पे दूर किया गया। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जो सीमांत किसान थे या दूरस्थ लोग थे, है ना, जो गरीब मजदूर टाइप के थे, वो लोग भी एक तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगे आंदोलन में। तो यहाँ पे ये जो था, ये मोटा मोटी गांधी जी की विचारधारा थी, जिसके वजह से गांधी जी हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक प्रभाव डाल पाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कुछ कार्यक्रम, या फिर मोटा मोटी अब हम लोग इस चीज को यहाँ पे क्लोज करते हैं कि गांधी जी का किस तरह से क्या क्या प्रभाव रहा और उन लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे यूज किए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी एक तरह से सार बना लेते हैं कि गांधी जी का ठीक है, इससे पहले का आंदोलन, इसके बाद का आंदोलन और इसका प्रभाव। तो हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जनाधार जो था सीमित था। ठीक है, इसके अलावा था कि कांग्रेस या फिर जो आंदोलन था उसमें एक तरह से एक मत या जनों का जुड़ाव नहीं था, मतलब कह सकते हैं जुड़ाव नहीं था, आपस जुड़ाव नहीं था, है ना। इसके अलावा कोई नेतृत्व करता नहीं था। ठीक है, और सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि स्वराज की संकल्पना जो थी वो पहले कुछ और थी, गांधी जी के बाद आने के बाद ये एक तरह से चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है कि स्वराज, यहाँ जहाँ जनाधार सीमित था वो यहाँ पे अब एक तरह से ये जनाधार बढ़ गया। आपसी जुड़ाव नहीं था, वो आपसी जुड़ाव हो गया। नेतृत्व करता नहीं थे तो वहाँ पे गांधी जी का आगमन हो जाता है। सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी, यहाँ पे गांधी जी के डिफरेंट एजेंडा से सभी वर्गों की एक तरह से भागीदारी यहाँ पे देखने को मिलती है। और स्वराज की जो संकल्पना थी उसमें एक व्यापक चेंज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। और हम लोगों को इसके साथ साथ गांधी जी का जो आंदोलन था वो सब भी इसमें मेंशन करना है कि गांधी जी ने किन किन आंदोलनों में अपना नेतृत्व किया, उसमें क्या उनकी सहभागिता थी और साथ ही उनकी क्या उसमें विचारधारा थी। चीज वही है, आंदोलन को लिखना है, आंदोलन को एक तरह से क्रोनोलॉजी वाइज उसमें लिख देना है। ठीक है, जैसे जितना आंदोलन था वो सब उसमें लिखना है आपको। ठीक है, एक तरह से। और अंत में आपको एक छोटा सा निष्कर्ष देना है। ठीक है, कि गांधी जी का जो आगमन था वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश में एक टर्म है जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्टर। ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा क्या कहते हैं। हमको लगता है वैचारिक कह सकते हैं परिवर्तक, वैचारिक परिवर्तक, है ना, इस तरह का कुछ हिंदी वर्ड होता है, आप देख लीजिएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो अगर हम बात करें बाहुबली मूवी की, उससे पहले हम लोगों का नजरिया जो था वो साउथ मूवी को लेके अलग था कि मार धाड़, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ मार धाड़ था ना, इस तरह का था। और उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं लेते, खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग जो है वो साउथ इंडिया की मूवी पे उतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं रखते थे या उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। खास करके हम लोग का जो रीजन है झारखंड, बिहार, ये लोग जो है वो साउथ मूवी देखता भी था तो सिर्फ एक्शन की वजह से देखता था। और अगर हम लोग साउथ के लोगों की बात करें तो वो लोग हमारे जो मूवीज है उन लोग पे उतना ज़्यादा भरोसा या फिर उतना ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। लेकिन बाहुबली मूवी के सक्सेस के बाद, जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट की अपने बॉक्स ऑफिस से,
तो लोगों को भी लगा कि अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना शिफ्ट करना पड़ेगा पैराडाइम। कहने का मतलब है कि हम लोग को देखने का जो नजरिया है वो हम लोग को यहाँ पे अब चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, जितना भी साउथ का है, वो लोग मिल के अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो कहने का यहां मतलब है कि गांधी जी से पहले जो नजरिया था भारतीय आंदोलन में, या फिर क्या जो भी कह सकते हैं दर्शन था भारतीय आंदोलन का, गांधी जी के बाद एक तरह से ये सडन शिफ्ट होता है। ठीक है, स्वराज की संकल्पना की बात करें, जनाधार की बात करें, या लोगों की मानसिकता की बात करें, ठीक है, सभी चीज में हम लोगों को यहाँ पे एक शिफ्ट, सडन शिफ्ट देखने को मिलता है। जहां लोग यहाँ पे गुच्छे में आंदोलन करते थे, कोई नेतृत्व नहीं था, यहाँ पे क्या होता है कि एक बार में सब आंदोलन करते हैं, सबको यहाँ पे एक बार में यहाँ पे एकजुट होकर आंदोलन करता है, जिसका प्रभाव हम लोग को देखने मिलता है कि हम लोग को 1947 तक आजादी भी मिल जाती है। ठीक है, यहां कहीं ना कहीं गांधी जी ने हम लोगों को, अगर ब्रिटिश यहां है, ठीक है, तो गांधी जी से पहले हम लोग यहां थे, नीचे थे कह सकते हैं। गांधी जी के आगमन के बाद ब्रिटिश और इंडियन एक तरह से ये लोग समकक्ष हो गए, आपस में एक समान हो गए और एक बराबर होकर लड़ाई लड़े। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा और ट्रिकी कर दे, इसी लाइन को लिख के आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए बोल सकता है। तो उस समय यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को यह चीज मेंशन करना होगा, थोड़ा बहुत यह भी कहना होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि गांधी जी के आगमन से ही हम लोग को स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता तब भी मिलती, लेकिन शायद यह स्वतंत्रता उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से हम लोग को मिली है। शायद हम लोगों को और ज्यादा जाने गंवानी पड़ती, ठीक है, या फिर यह स्वतंत्रता में और ज्यादा विलंब हो सकता था। ठीक है, हम लोगों को इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आलोचना के संदर्भ में क्वेश्चन आए तो हमें बिल्कुल भी गांधी जी को आलोचनात्मक ढंग से नहीं प्रस्तुत करना है, चीजें हमें यही लिखनी है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं हम लोगों को, जहां हम लोग का वाजिब होता है वहीं पे आलोचना की बात करनी है, और अंत में जो है हम लोगों को एक तरह से आलोचना के रूप में यह लिखना है कि हालांकि गांधी जी के आने से एक व्यापक चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी जी के आने से ही हमें स्वतंत्रता मिली। इसके अलावा भी हमें स्वतंत्रता मिल सकती थी, लेकिन वो स्वतंत्रता हो सकता है इस स्वतंत्रता से बहुत अलग थी होती। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ संभावना भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ और, मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा होता करके हम लोग कुछ वहां पे बातें बना सकते हैं। लेकिन अंततः हमें गांधी जी के जो भी एजेंडा था, जो भी उनका जो एक तरह से वेपन था, उनके साथ ही खड़ा रहना है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता है। अब बात आता है राष्ट्रपिता है, मैंने कह ही दिया तो राष्ट्रपिता है, तो राष्ट्रपिता कहने का बहुत लोग ये भी एक तरह से आलोचना करते हैं कि वो राष्ट्रपिता क्यों है। देखिए सर, वो राष्ट्रपिता इसीलिए है क्योंकि वो एक पैराडाइम शिफ्टर थे भारतीय राजनीति में, वो एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। उनके वजह से कह सकते हैं, एक राष्ट्र तो पहले भी था लेकिन राष्ट्र की भावना नहीं थी, उनके वजह से ये भावना आई, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो अगर आलोचना के संदर्भ में क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज मेंशन करना है। अदरवाइज आपको, जब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो आपको पैराडाइम शिफ्टर के संदर्भ में इसका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है कि इन्होंने एक व्यापक भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका मॉडल आंसर जो हमने दिया है वो आपको बस दिखा देते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने गांधी जी का जो आंदोलन था, आंदोलन में महात्मा गांधी का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, इसमें हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे मॉडल आंसर भी यहाँ पे दिया है। तो ये मॉडल आंसर दिखाने का बस ये मतलब है कि हम लोग मॉडल आंसर भी दे रहे हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा गांधी जी के नेतृत्व की विशेषताएं है ना, और इसके साथ साथ गांधी जी का आगमन, प्रारंभिक योगदान,
तो हल्का हल्का जो मैंने आपको शुरू में बताया वो सब इसमें है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आंदोलन की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे इस तरह से आंसर समाप्त होता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सिविलियंस का जो बैच 2 है आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, वो शुरू हो गया है, ठीक है। और आपको इसी तरह से तैयार किया जाएगा, आपको इसी तरह से गाइडलाइन दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से गाइडलाइन देने वाले हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके टेस्ट के माध्यम से जितने भी आपको सिखाया जा रहा है, साथ ही हम लोग वीडियो के माध्यम से भी इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, खास करके वैसे प्रश्न, वैसे टॉपिक जो आपके जेपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरह के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज अभी जो 20 नवंबर से शुरू होने जा रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में उनका उतना अच्छा अभी नहीं है, या फिर कह सकते हैं अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये एक तरह से सजेशन रहेगा कि आप जरूर इससे जुड़िए। आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दिया जाएगा ये इस तरह, सॉरी, ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बाद। तो आप लोग जरूर से जरूर इसमें जुड़िए और अपने मेंस की तैयारी को जितना हो सके उतना ज़्यादा समृद्ध कीजिए, क्योंकि मेंस ही आपका सबसे बड़ा पड़ाव है इस एग्जाम में। और एक बार जब आप लिखना सीख गए तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है जेपीएससी में आपको एक सफल कैंडिडेट होने में, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।